हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे क्लास 8 का नया चैप्टर जिसका नाम है औपनिवेशिक काल। चलिए बेटा बात करते हैं औपनिवेशिक काल का अर्थ क्या होता है। बेटा आपको मराठाओं का उदय पढ़ा दिया गया है चैप्टर 3 और अब हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया औपनिवेशिक काल। बेटा किस प्रकार हम गुलाम बनाए गए और किस प्रकार हमारे पर उत्पीड़न हुआ और क्या क्या यातनाएं हमने झेली और किस प्रकार सोने की चिड़िया से ये हमारे को बंजर भूमि बनाकर चले गए। इस चैप्टर के अंदर हम एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा और जिसके बाद ये भारत के अंदर लूटमार स्टार्ट हो गई थी। चलिए बेटा एक एक चीजों के ऊपर बात करते हैं। बेटा उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? जब एक देश किसी अन्य प्रदेश पर अधिकार कर वहां अपनी बस्तियां स्थापित करता है और अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तंत्र आरोपित करता है तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह बेटा, जब कोई देश किसी अन्य देश पर कब्जा कर ले और उस देश की राजनीति और आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या है दखल अंदाजी प्रारंभ कर दे तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया सैन्य शक्ति द्वारा। बेटा उपनिवेशवाद के लिए आपकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रदेश पर अधिकार, अपनी बस्तियां स्थापित करना, अपने लोगों को वहां पे बसाना और अपना काम वहां से निकलवाना, इसे कहते हैं बस्तियां स्थापित करना। अपना तंत्र आरोपित करना, जो वहां की व्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म करके अपनी व्यवस्था लागू करना, अपने हिसाब से देश को चलाना, यह होता है बेटा उपनिवेशवाद। राजनीतिक तंत्र, अपना शासन स्थापित करना और कानून और प्रशासन थोपना। जो हमारे इधर कानून व्यवस्था है वो एक कानून व्यवस्था आपके इधर होगी, जो हमारे इधर चीजें है वो आपके इधर चीजें होंगी, जो हमें खाना पसंद है वो आपको खाना पड़ेगा, जो हमारा धर्म है वो आपका धर्म होगा। पूरी तरह से क्या है बेटा, जो हम है वो आपको बनाना पड़ेगा। मतलब अपने आप की नीतियां, अपने आप का रहन सहन दूसरे देश पे जबरदस्ती थोपना, इसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। आर्थिक तंत्र, अपने आर्थिक हितों के लिए संसाधनों का दोहन करना और व्यापार और कर व्यवस्था थोपना, वहां पे जाना और जाकर उनकी बनी बनाई बस्ती को उजाड़ देना और सिर्फ अपना विकास करना, इसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। सांस्कृतिक तंत्र, अपनी भाषा, धर्म, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और उनकी शिक्षा सांस्कृतिक का क्या है? दमन कर देना, ये होती है उपनिवेशवाद की प्रक्रिया। और किस प्रकार बेटा भारत के अंदर उपनिवेशवाद आया और किस प्रकार भारत को उपनिवेशवाद बनाया गया, कौन कौन सी कंपनियां आई और कितनी कंपनियां कितने लंबे टाइम तक भारत में रही, एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं। उपनिवेशवाद, उपनिवेशक का दावा बना वास्तविकता। बेटा जो उपनिवेशवाद थे ना, अपने आप को भगवान बता के आए थे कि हम आए हैं आपको ठीक करने के लिए। ओहो, यू आर नॉट सेंस हाउ टू ईटिंग फूड, वेरी बर्बर। तो बेटा ये हमारे को क्या असभ्य, अनसिविलाइज पीपल कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अनसिविलाइज पीपल, कि इनको रहन सहन नहीं आता, हम इनको जानवर से इंसान बनाने के लिए आए। ये सेम टू सेम वर्ड अंग्रेजों के हमारे प्रति थे कि इनको हम इंसान बनाने के लिए आए हैं, इनको जिंदगी जीना नहीं आता, हम इनको असली तरीके से जिंदगी जीना सिखाएंगे। क्या कितना सच है? क्या ये हमारे को असभ्य से सभ्य बनाने आती? क्या वाकई में हम असभ्य थे? एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं। सभ्यकारी अभियान लाए थे। ये बेटा पूरी दुनिया का ठेकेदार बन के उभर रहे थे कि हम पूरी दुनिया के अंदर सिविलाइजेशन लाएंगे। अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, सुप्रीम मानते थे। सभ्यता सिखाएंगे, शिक्षा लाएंगे, वहां पे कानून व्यवस्था लाएंगे, वहां के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, वहां पे प्रगति करेंगे, वहां पे उन्नति करेंगे। बेटा प्रगति तो नहीं, पर इन्होंने दुर्गति बहुत करी। तो क्या क्या दुर्गति करी और उन्नति के नाम पर इन्होंने क्या उन्नति करके दिखाई? बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बेटा इनके आने से बहुत सारी चीजों में बेटा बदलाव भी आया और इनके आने से कुछ अच्छी चीजें भी हुई। तो बेटा दोनों सिक्कों के ऊपर बात करेंगे, दोनों सिक्कों के पहलू पे बात करेंगे कि क्या क्या इनके आने से बदलाव आया और क्या क्या बेकार हुआ। उपनिवेशक का दावा,
हमारा सभ्य कार्य अभियान आपके लिए उन्नति कारक है। इन्होंने बोला हम आपको सिविलाइजेशन बनाने आए हैं, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे देश को चलाया जाता है, कैसे आपको रहन सहन रखना है, कैसे आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना दमखम दिखा सकते हो, अपने आप को विश्व बिरादरी में काउंट करवा सकते हो। वास्तविकता, स्वतंत्रता का हास, बेटा जो फ्रीडम थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। करने क्या आए थे, विकास, और इन लोगों के फ्रीडम को क्या कर लिया इन्होंने, छीन लिया। संसाधनों का दोहन, सिर्फ इन्होंने क्या है बेटा अपने विकास के लिए जो देश पर कब्जा किया उसके प्राकृतिक संसाधन का क्या करा, दोहन किया अपने फायदे के लिए। पारंपरिक जीवन पद्धतियों का विनाश, जो स्थानीय जीवन शैली थी, स्थानीय लोगों की जीवन शैली थी, उसका पूरी तरह क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। बेटा स्थानीय जीवन शैली का अर्थात यह है कि भाई मेरा ड्रेसिंग सेंस ये है, मैं ऐसे रह रहा हूं। अब कोई अंग्रेजी कोई ना आ जाए और बोले नो 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 आई एम नॉट लाइक यू बिकॉज योर ड्रेसिंग सेंस इज नॉट गुड, तो बेटा वो क्या है, जबरदस्ती मेरे को चेंज कर रही है, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से क्या है बेटा, इन्होंने हमारे कल्चर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इन्होंने हमारे पहनावे के उपहास उड़ाया, हमारे ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया और कहा कि आपको कपड़े पहनने का भी क्या है, तरीका नहीं है। और वास्तव में क्या है, इन्होंने अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को प्रमोट किया ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका ही कल्चर क्या है, सबसे ज्यादा स्प्रेड हो। औपनिवेशिक युग ने विश्व को परस्पर अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी की वृद्धि हुई है। बेटा औपनिवेशिक कारण के कारण एक चीज तो अच्छी हुई, आज पूरा वर्ल्ड क्या है बेटा कनेक्टिविटी में आ गया। उस टाइम क्या है बेटा, एक देश कहीं ना कहीं दूसरे देश से क्या इंटरलिंक हो गया। पहले मतलब ही नहीं था, सिर्फ वो अपने में क्या है, वो बगल का राजा उसको मार के आ रहा है, वो बगल का राजा उसको मार के आ रहा है, वो अपने घर के खानदान को लोग मार रहे हैं, पहले ये चल रहा था। अब बेटा क्या है, बाहर से आ रहे हैं, उनसे निपटना पड़ रहा है हमारे को। अभी तो बेटा आंतरिक कलेश से, अब बेटा बाहरी कलेश भी ये उभर के सामने आने लगे थे। आर्थिक लाभ, बेटा उपनिवेशक को क्या लाभ हुए, अपार धन संपदा का संचय। बेटा वही बात है बेटा, आपके पास काबिलियत है, आपको निखारना नहीं आ रहा, वैसे क्या बेटा जो ये अविकसित देश थे इनके पास अपार संपदा थी, पर उस संपदा का क्या है बेटा प्रयोग करना नहीं आ रहा था। ये भाई बाहर के लोग आए और उन्होंने उस संपदा का क्या करा, यूज किया, उस कच्चे माल को निकाला और अपने देश जाकर भेजा और फिर वो वहां से माल बनाया और फिर महंगे रेट पे यहाँ पे आके बेचा। उपनिवेशन से कच्चे माल की प्राप्ति, तैयार माल के लिए विशाल बाजार। बेटा हमारी चीजों से चीजें बनाई और हमें को दुगने रेट पर बेची, ये कहते हैं मास्टरमाइंड। औद्योगिक एवं तकनीकी उन्नति, उद्योगों का विस्तार। बेटा वहां पे फैक्ट्री के लिए जगह नहीं थी, इन्होंने बेटा यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी, चलो भाई यहाँ पे फैक्ट्री लगा लेते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। नई प्रौद्योगिकी का विकास, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। बेटा अपने कंट्री में भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इधर भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिन जिनको गुलाम बनाया उधर भी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं वस्तुओं का और सेवाओं का। राजनीतिक एवं स्मारक प्रभुत्व, वैश्विक शक्ति, बेटा विश्व में अपना दबदबा बनाए रखना, सामरिक ठिकानों और संसाधनों पर नियंत्रण, और बेटा इन्होंने अपने क्या अड्डे बनाने स्टार्ट कर दिए। उपनिवेशों पर राजनीतिक वर्चस्व, यहां भी होगा वहां भी होगा, इनका ही दबदबा होगा। मतलब क्या है बेटा, ये बता रहे वो भारत हमारा गुलाम है, वो अफ्रीका वो हमारा गुलाम है, ये हमारा अड्डा है, ये हमारा अड्डा है। पूरे विश्व में क्या है, इन्होंने अपने अड्डे स्थापित कर लेते। अड्डे का मतलब है एक एक करके हर देश को क्या है बेटा, ये गुलाम बनाते जा रहे थे। ये कह रहे थे ये मेरा उपनिवेश है, ये मेरा उपनिवेश है। उपनिवेशित शोषित, उपनिवेशक जो बना रहा है गुलाम और उपनिवेशित जो बन रहा है। आर्थिक शोषण, बेटा इनका आर्थिक शोषण हुआ, कच्चा माल बहुत सस्ते दामों पे खरीदा, धन की निरंतर निकासी। बेटा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ये अपने देश में बोरा भर भर के पैसा भेजा बेच लगे है। मरते रहो तुम मरने के लिए हुए हो। इन्होंने क्या बेटा बिल्कुल भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। पैसा जहां से निकाल रहे हैं और उसी देश के ऊपर थोड़ा सा भी नहीं लगा रहे, सारा पैसा कहाँ है बेटा, अपनी जेबों में और अपने देश बेच रहे हैं। गरीबी और पिछड़ापन, गरीबी और पिछड़ापन, भूखमरी, महामारी आ रही है और उनको कोई भी ध्यान नहीं है। और क्या बोल रहे थे, हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। महामारी से बेटा लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, किंतु किसी प्रकार से इन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। सांस्कृतिक एवं सामाजिक दुष्परिणाम, इन्होंने बेटा जो हमारे नैतिक मूल्य थे, जो हमारे नैतिक विचार थे,
उन्हीं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। भारत का व्यापार यूनानियों और लगभग 2 शताब्दियों पूर्व से चलता रहा है। बेटा भारत का व्यापार यूनानियों और रोमन देशों के साथ क्या है, 2 शताब्दियों तक चलता रहा है। भारतीय वस्तु की भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अत्यधिक मांग थी। बेटा भारत का क्या था बेटा, नाम सुनते के साथ ही मसाले, सोना इत्यादि का नाम लोगों के जहन में आता है। भाई कौन सा ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया है? अरे भाई एक भारत देश है। तो सबके बेटे क्यूरियोसिटी आ गई है, कहाँ भारत, भारत का रास्ता मिल जाए बस, और कैसे भी करके क्या है हम उसके साथ कनेक्शन बिठा लें। बेटा ऐसे धीरे धीरे क्या है बेटा, हम किन चीजों की पूर्ति करते थे, मसाले, कपास, हाथी के दांत, रतन, चंदन, सागवान की लकड़ी, वुड, स्टील और अन्य धातु, इन वस्तुओं की गुणवत्ता और विशेषता के कारण इनकी मांग पूरे विश्व में थी। और कपास हमारे जैसा कपड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं मिलता था। ईसापुर 2वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी 2वीं शताब्दी तक भारत और यूनानी रोमनों के बीच समुद्री व्यापार चरम पर था। मतलब रोमन के साथ बेटा बहुत अल्ट्रा लेवल पे क्या हमारा ट्रेड होता था। हेपा लूस पवन, मानसून पवनों की जानकारी से सीधी समुद्री यात्राएं संभव हुई, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के बदले में सोना चांदी बड़ी मात्रा में भारत आया, जिसके प्रमाण रोमन सिक्कों की प्रचुरता से मिलती है। हमारे भारत में क्या है बेटा, रोमन सिक्के बहुत सोने के मिले, जिससे पता चलता है कि हमारी चीजें वहां जाती थी और बदले में हमारे पास सोने चांदी के सिक्के आते थे। वास्को डी गामा की भारत यात्रा, बेटा भारत को निकलने के लिए समुद्री रास्ता खोज करने के लिए स्पेन और पुर्तगाल, बेटा इन दोनों ने समुद्री खोजों पर बहुत पैसा लगाया। किसने बेटा, स्पेन और पुर्तगाल के राजा और रानियों ने। बेटा इन्होंने क्या करा बेटा, हर देश को खोजना और नई नई यात्राओं की जानकारी लेना और नई नई यात्राओं पे जाना इनको बहुत दिलचस्पी थी। और इसी के बाद क्या है बेटा, एक व्यक्ति बेटा निकलता है खोज पे भारत की 1492 में, 1492 में, और कहता है भाई मैंने भारत को खोज लिया। भारत के लोगों का जो कलर है ना, ब्राउन कलर का है, रेड ब्राउन, गेहूं जैसे कलर का है। वास्को डी गामा बोल रहा है यार ये जो बातें बता रहा है, मैंने भारत के बारे में ऐसा सुना तो है पर कुछ तो गड़बड़ है। वास्को डी गामा ने बोला भैया छानबीन करनी पड़ेगी। तो बेटा वास्को डी गामा क्या है बेटा, ये भी निकल गया। ठीक 6 साल बाद इसने क्या है बेटा, भारत की खोज करी। बेटा ये भी नहीं कर पाता खोज भारत की, ये भी भटक गया था। बेटा एक गुजराती व्यक्ति मिल गया, केम छो, मजामा, नहीं समझ में आया। वास्को डी गामा समझ गया ये भारतीय है, ये मेरे को लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा रास्ता। तो वो गुजराती के साथ भारत वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था। जैमुरियन या जोमेरियन करके एक राजा था, उसने इसका स्वागत किया था। पुर्तगाली अन्वेषक एवं नौ संचालक वास्को डी गामा ने मई 1498 में कप्पड़ तट केरल में कोझिकोड के समीप पर पहुंचकर भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। बेटा ये आए थे दोस्त बनकर और धीरे धीरे क्या है बेटा, ये हमारे पर राज करने की नीति अपनाने लगे थे। बेटा कब आया था वास्को डी गामा, 1498 में। कब आया था, 1498 में। और कहां पे आया था बेटा, कप्पड़ तट पे आया था। कप्पड़ तट केरल में बेटा, कहां पे, कोझिकोड में। बेटा आपको चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। बेटा ये आया, आते के साथ इसने बेटा रहा कुछ समय तक, और बेटा इसने यहां से मसाले लेके गया, सोना चांदी दिया और मसाले लेके गया और वहां पे महंगे रेटों पे बेचा और उसको बहुत मुनाफा हुआ। उसने बोला वाह भाई वाह, भारत से तो मेरे को बहुत मुनाफा हुआ। तो बेटा फिर ये दोबारा आता है और फिर दोबारा व्यापार करता है और धीरे धीरे क्या है, ये समझ जाते हैं पुर्तगाली कि बार बार हम आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, क्यों ना कुछ अपने लोगों को वहीं पे स्थापित कर दे, बस्ती बना दे, जिससे क्या है बेटा हम आपस में क्या है, ट्रेड कर सके। प्रथम यात्रा मई 1498, वास्को डी गामा मई 1498 कप्पड़ तट पहुंचा था। उसका स्वागत भली भांति हुआ, तथापि वास्को डी गामा के आक्रमण, आचरण और व्यापारिक एकाधिकार की नीति के कारण स्थानीय शासकों के स्वादपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो सके। बेटा संबंध तो व्यापार वाले बने पर उतने अच्छे नहीं बन पाए। द्वितीय यात्रा 4 वर्ष पश्चात अपनी सेकंड जर्नी के समय वास्को डी गामा ने अत्यंत क्रूरता दिखाई। भाई सेकंड टाइम जब ये आया बहुत आक्रामक होके आया।
भारतीय व्यापारियों को बंदी बनाया, उन्हें यातनाएं दी और उनका वध भी किया। बेटा उनको बंदी बनाया और उनका वध तक कर दिया, मतलब मौत के घाट उतार दिया। समुद्र से कालीकट पर बमबारी की, समुद्र से बेटा कालीकट मतलब केरल के आसपास का इलाका, वहां पर क्या करी इसने, बमबारी की। कालीकट कोझिकोड पर पुर्तगालियों द्वारा बमबारी। गोवा पर अधिकार, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, जो बाद में भारत में अनेक उपनिवेशिक राजधानी बना। बेटा गोवा पर इसका आधिपत्य था बेटा पुर्तगालियों का। और बेटा हम आजाद हो गए थे, आजाद के बाद भी सबसे लास्ट में जो सबसे पहले भारत आए वही सबसे लास्ट में भारत से गए थे। 1961 में विजय ऑपरेशन के द्वारा गोवा को क्या कराया गया था, स्वतंत्र करवाया गया था। मालाबार तथा कोरोमंडल तट पर आधिपत्य, पुर्तगालियों ने मालाबार तथा कोरोमंडल तट पर अनेक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। मालाबार तट के प्रमुख केंद्र कालीकट, कोची, कन्नौज, कोलम। कोरोमंडल तट पे नागापट्टनम, सोमरापट्टनम, पुडुचेरी, पांडिचेरी। बेटा आपको बताऊंगा कि कोंकण क्या होता है, कन्नड़ क्या होता है, मालाबार क्या होता है, उत्तरी सरकार क्या होता है, कोरोमंडल क्या होता है। ये बेटा क्या है, बेटा जो हमारे तट है ना उसको डिवाइड कर रखा है। तो बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कहां से कहां तक हमारा मालाबार है, कहां से कहां तक हमारा कोंकण है, कहां से कहां तक हमारा उत्तरी सरकार है। जो हमारी तटीय रेखा है उसको क्या डिवाइड कर रखा है। बेटा गोवा पर पुर्तगालियों ने कब आधिपत्य करा, 1510 में। कब किया बेटा, 1510 में। बेटा बार बार मैं इसलिए देख रहा हूं कि कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा, वो चीज देखने के लिए जा रहा हूं। पुर्तगालियों की कार्टेज व्यवस्था, बेटा मराठाओं का उदय चैप्टर में मैंने आपको कार्टेज व्यवस्था बताई थी। बेटा इन्होंने क्या समुद्री मार्ग पे क्या अपना आधिपत्य जमा लिया, एकाधिकार जमा लिया। इन्होंने बोला भैया आपको अपना जहाज समुद्र से लेके जाना है तो आपके पास क्या ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कार्टेज होना चाहिए। अगर आपने पुर्तगाली से परमिशन नहीं ले रखी, कोई भी भारतीय व्यापारी ने, और बीच रास्ते में पकड़ लिया जाता है तो आपके समुद्री जहाज को क्या डुबो दिया जाएगा या जब्त कर लिया जाएगा। आप धनराशि दो पुर्तगालियों को, वो आपको क्या देंगे, परमिशन गारंटेड करेंगे एक डॉक्यूमेंट देके, जिसको क्या कहता था, कार्टेज कहा जाता था। और इस चीज का विरोध बेटा किसने किया था, बेटा कान्होजी ने किया था, जो कि बेटा मराठा के नेवी कमांडर थे। और उन्होंने सेम जो ये कार्टेज वाला रूल बना रखा था इन्हीं पे क्या कर दिया, पलटवार कर दिया। भैया अब आप हमारे इधर व्यापार करोगे तो आप हमसे परमिशन लो, वरना आपकी शिप जब्त कर ली जाएगी। और उन्होंने बेटा मराठा कन्होजी को क्या कह दिया, पायरेट कह दिया, लुटेरा कह दिया। मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला और खुद करो तो सब कुछ ठीक, वही बात है बेटा। ठीक है, कार्टेज व्यवस्था समझ में आ गई। अनुमति अनिवार्य है, मतलब अनुमति नहीं होगी तो आपका शिप आगे नहीं जाने देगा। कर वसूली, कार्टेज आपको तब दिया जाएगा जब आप क्या दोगे, पैसे दोगे। उल्लंघन पर दंड, आपकी शिप को जला दिया जाएगा, आपकी शिप को डुबो दिया जाएगा, आपके शिप पे जितना भी सामान होगा जब्त कर लिया जाएगा। वीरांगना रानी अबक्का प्रथम और रानी अबक्का सेकंड। बेटा ये रानी है दो बहुत फेमस हुई। क्यों फेमस हुई बेटा, इन्होंने बेटा विरोध किया गलत चीजों का। उलाल एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र कुछ शताब्दियों पूर्व वर्तमान दक्षिण कर्नाटक में स्थित था। उलाल होने वाला प्रमुख व्यापार, बेटा ये समुद्री तट है, यहाँ से क्या क्या होता था, मसाले, काली मिर्च, नारियल, कपड़ा, चंदन का क्या व्यापार होता था। रानी अबक्का प्रथम 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध में पुर्तगालियों ने बारंबार उलाल नगर पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। रानी अबक्का प्रथम ने पड़ोसी राज्यों के साथ रणनीतिक गठबंधन सरकार बनाकर वह बंदी बना ली गई। और मतलब इन्होंने क्या करा बेटा, अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों को एकत्रित किया, भैया एक हो जाओ, इन पुर्तगालियों को मजा सिखाओ, अगर हम एक नहीं हुए तो ये हम पे क्या है, कब्जा कर लेंगे। और खूब दमखम से रानी अबक्का ने पुर्तगालियों का विरोध किया, किंतु एक समय बाद इनको बंदी बना लिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और सेम रानी अबक्का सेकंड ने अद्भुत वीरता दिखाई। नारियल, खाली नारियल जो थे उनको बारूद बनाकर पुर्तगालियों पर क्या है, पुर्तगालियों के ठिकानों पर बमबारी की और काफी नुकसान पहुंचाया। इसलिए बेटा रानी अबक्का प्रथम और रानी अबक्का द्वितीय को हम वीरांगना स्त्रियों के रूप में क्या है, याद करते हैं। रानी अबक्का द्वितीय के विषय में कहा जाता है, उन्होंने नारियल के खोलों से अग्निगोले बनाकर
पुर्तगाली नौसेना के अनेक पोतों को अग्नि में सुपुर्द कर दिया। ये थी बेटा रानी अबक्का 1 और रानी अबक्का 2। अमर विरासत, बेटा इनकी जो जो इन्होंने किया त्याग, वो क्या है बेटा, यक्षगान नाटक के द्वारा, यक्षगान डांस है बेटा कर्नाटक का, उसके अंदर इनकी नाच के क्या है, इनके जो भी चीजें हैं उनको बताया जाता है। इन दोनों वीरांगनाओं की प्रेरणादायक कथाएं आज भी कर्नाटक में पारंपरिक नृत्य नाटक यक्षगान के माध्यम से स्मरण की जाती है। त्याग और स्वाभिमान की प्रतीक रानी अबक्का प्रथम और रानी अबक्का द्वितीय ने विदेशी आक्रमण के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध किया। उनकी गाथाएं आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, इसलिए बेटा यक्षगान के द्वारा क्या है, ये प्रेरणादायक कहानियां आगे परोसी जाती हैं। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति वाणिज्यिक शोषण के साथ साथ धार्मिक उत्पीड़न में भी जानी जाती थी। बेटा अभी तक तो ये व्यापारी दृष्टिकोण से हम पे मनमानी कर रहे थे, अब हमारे धार्मिक चीजों में भी क्या है, इन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। बेटा 1560 में इन्होंने धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना की। 1556 में बेटा इन्होंने क्या प्रिंटिंग प्रेस लाए, जिसके अंदर बेटा इन्होंने भारत के अंदर बाइबल वगैरह, बाइबल पुस्तक छापी और धर्म प्रवर्तन का एक साधन बनाया। इन्होंने बेटा जबरदस्ती भारत के अंदर हिंदू धर्म को छोड़ के, मतलब जो भी धर्म है अपना छोड़ो और क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ, कृष्ण मशीनरी प्रारंभ की और कहीं जाकर 1812 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। सोचो 1560 में ये स्टार्ट हुई और बंद कब हुई, 1812 में। कितना लंबा समय लगा ईसाई मशीनरी को बंद करने में। इसके अंतर्गत उन हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों तथा ईसाई धर्मावलंबियों को कठोर दंड दिए जाते यदि वे अपने मूल धर्म का पालन करते पाए जाते थे। अगर आप अपने धर्म का पालन करते हुए पाए जा रहे हो और अगर आपने उनके धर्म को नहीं अपनाया तो बेटा आपको क्या है बेटा, अत्याचार का सहन करना पड़ेगा। ये कब बनाया गया था, धर्म न्यायाधिकरण 1560 में बनाया गया था कि आपको अपने धर्म के रीति रिवाज नहीं मानने, अगर मानते हुए पाए गए तो आपको क्या है बेटा, सजा दी जाएगी। भारत में डचों का आगमन और व्यापारिक वर्चस्व। डच 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पहुंचे। बेटा पुर्तगालियों के बाद कौन आते हैं, डच आते हैं। पुर्तगालियों के विपरीत उनका प्राथमिक लक्ष्य व्यापारिक वर्चस्व, विशेषता मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। ये भी बेटा पुर्तगालियों की तरह ये मसालों के इतने दीवाने हो गए थे बेटा, इनके देश में उंगलियां चाटते रहते थे, ऐसे मसाले हमारे सब्जियों में जाते थे। उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसके व्यापारिक केंद्र भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किए। पश्चिमी तट पर सूरत, भरूच, कोचीन, पूर्वी तट पर नागापट्टनम, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति केरल के मालबार क्षेत्र में रही, जहां उन्होंने पुर्तगालियों कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। जहां पे बेटा पुर्तगालियों के केंद्र होते वहां पर क्या है बेटा, डचों ने अपने केंद्र स्थापित किए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी बेटा, 1602 में। कब स्थापित हुई थी, 1602 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई है 2 साल पहले। कब हुई है, 2 साल पहले, 1600 में। एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाओ और आप भारत में अंदर ट्रेड करना, एशिया और भारत के देशों में ट्रेड करना। अब बेटा कौन आएगी बेटा, फ्रांसीसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी आने वाली है। बेटा कोला चल का युद्ध 1743 में हुआ था। बेटा त्रावणकोर के राजा और डच के सेना के बीच में ये कोला चल का युद्ध हुआ था, जिसमें बेटा जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने क्या है बेटा, डच सेना को क्या है, बर्बाद कर दिया, घुटने टेकने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। और डच सेना ने क्या, आत्मसमर्पण करा भारतीय राजा के सामने। ये हमारे गौरव के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे एक राजा ने डच सेना को आधुनिक हथियारों के साथ होने के बावजूद फिर भी क्या है, हरा दिया था। फ्रांसीसी भारत में अपेक्षाकृत बाद में प्रविष्ट हुए और उन्होंने यहाँ व्यापार के साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी विकसित की। वर्ष 1668 में सूरत में फ्रांसीसी ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र खोला। बेटा फ्रांसीसी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला था, सूरत में। कब, 1668 में। 1674 में पांडिचेरी में दूसरा व्यापारिक केंद्र खोला। ठीक बेटा 6 साल बाद अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, पांडिचेरी में। यहीं उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना हेतु महत्वाकांक्षा योजनाएं बनाई। सूरत 1668 और पांडिचेरी में
1674। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, फ्रेंच 1664। चलिए बेटा, डुप्ले, बेटा ये भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, डुप्ले। बेटा इनका नाम क्यों इतना इतिहास में लिया जाता है? बेटा इन्होंने आर्मी कैसे रखते हैं और कैसे भारत के लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया जाए, ये कला सिखाई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया। भारत के सिपाहियों को अपनी सेना में शामिल कहा और ने क्या कहा? सिपॉय या सिपाही। भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण और अनुशासित पैदल सेना का गठन किया है डुप्ले ने, और ठीक इसी चीज को क्या है बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉलो किया। कठपुतली शासक के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन, बेटा इन्होंने शासक जो थे भारत के, उनको क्या है बेटा कठपुतली कर दिया। ये बोले उठो तो ये उठ रहे राजा, ये बोले बैठ जाओ तो ये बैठ रहे राजा। मतलब राजाओं को कहना नहीं चाहिए पर बेटा नपुंसक कर दिया। क्या कर दिया? नपुंसक कर दिया। मतलब उनके इशारों पे चल रहे थे, और जिसके कारण क्या है बेटा एक समय बाद इन कंपनियों ने उनकी शासन व्यवस्था, उनकी जागीर, विरासत सब हड़प ली। औपनिवेशिक नीति का आधारशिला, और इसी के द्वारा क्या है बेटा इन्होंने भारत के अंदर औपनिवेशिक प्रक्रिया प्रारंभ की। जोसेफ फ्रांसोसो डुप्ले भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे थे? 1742 से 1754 में रहे थे। 1746 1763 में क्या हुआ? भारत में फ्रांसीसी महत्व। बेटा इस समय क्या है? कर्नाटक युद्ध हुए। बेटा कर्नाटक युद्ध के कारण क्या है, जो ये फ्रांसीसी थे बहुत ज्यादा कमजोर होते चले गए थे। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रभुत्व की लड़ाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बोले नहीं हम यहाँ पर अधिपत्य करेंगे, फ्रांस बोलने में नहीं, तो इनके बीच में क्या है बेटा आए दिन खटपट लड़ाइयां चलती रही, जिसे कर्नाटक वॉर भी कहते हैं। और स्थानीय उत्तराधिकारी की संदर्शन से हस्तक्षेप, संधियों और सैन्य टकराव इन युद्धों की प्रमुख विशेषता थी। युद्ध के प्रमुख चरण, बेटा 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने कर्नाटक युद्ध है? 3। 1746 से 1748 पहला, दूसरा 1749 से 1754 और तीसरा 1756 से 1763। ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, जिसमें क्या है बेटा फ्रांस से पूरी तरह से क्या हो गए? बर्बाद हो गए, और भारत छोड़ने पे क्या हो गए, या भारत के अंदर क्या सिमट के कुछ क्षेत्र में रह गए। ब्रिटिश विजय के प्रमुख कारण, बेटा ब्रिटिश क्यों जीता? मजबूत नौसैनिक शक्ति थी इनके पास, बेहतर संसाधन थे, पैसे की कमी नहीं थी भाई, सेना बहुत अच्छी तरह से संगठित कर ली थी। डुप्ले के विचारों से ये खुद तो कर नहीं पाए, पर डुप्ले के विचार से ये प्रभावित होकर इन्होंने क्या है बेटा इन्हीं को डुबो दिया। फ्रांसीसी उपस्थिति के सीमित दायरा, बेटा इनको क्या है बिल्कुल कुछ कुछ इलाकों में सिमेट दिया। भाई माहे पे अगर राज करो, तुम पांडिचेरी पे करो, सानम पे करो, चंद्रनगर पे करो, बाकी पे हम क्या अपना डेरा डाल के बैठेंगे। 1746 में मद्रास पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य, बेटा चेन्नई पे क्या था? फ्रांसीसियों का कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी सेनाओं ने मद्रास पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश शक्ति को दक्षिण भारत में गंभीर चुनौती दी। फ्रांसीसी की पराजय 1763 में पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी प्रभाव सीमित हो गया। फ्रांस को भारत से केवल पांडिचेरी और कुछ क्षेत्र तक सीमित रहना पड़ा। बेटा पेरिस संधि के बाद क्या इन्हें कुछ क्षेत्र तक ही क्या कर दिया? सीमित कर दिया। किन्हें बेटा? फ्रांसीसी को। इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण विराम लगा दिया। अब बेटा ये भारत के अंदर क्या है अपना दबदबा फैला नहीं पाएंगे। पेरिस संधि कब हुआ? 1763 में। बेटा जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना 8th क्लास के अंदर, बेटा इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि आने वाले समय में बेटा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो बेटा बहुत अच्छे से आप नंबर ला पाओगे और एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। अगर आज बेटा आप अच्छे से पढ़ते हो तो बेटा आपका बेस इतना मजबूत होगा सोशल साइंस में कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछे आपके जुबान पे आंसर होगा। जी पूछो। अच्छा डुप्ले के बारे में बताते हैं जी। अच्छा अबक्का रानी बताते हैं जी। ताराबाई। बेटा इस प्रकार से आपकी जुबान पर पूरी कहानी होगी कि बस व्यक्ति नाम बोले और आप बोले मैं बताता हूं, तेरे को नहीं पता भाई मैं बताता हूं। ऐसे एक दिन आप हो जाओगे। बस एक चीज आपको करनी है बेटे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी तरह से बेटा एनसीईआरटी पढ़ के ये स्लाइड बनाई गई है, एक भी चीज आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलने वाली है। आपके फुल टू फुल मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी है 8th क्लास के अंदर, पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले और डुप्ले की पत्नी, बेटा डुप्ले की पत्नी ने बोला कि भैया ये मंदिर तोड़ दो, ये जो मंदिर है मंदिर को तोड़ दो और यहां पर ईसाई मिशनरी की स्थापना करो, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे।
के कहने पर बेटा जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, जो हुकुम मेरी रानी। और इन्होंने क्या बेटा इस मंदिर का क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया। डुप्ले ने जेसुइट पादरियों एवं अपने पत्नी के आग्रह पर विशाल वेदापुरी शरण मंदिर को ध्वस्त करवाया। सिर्फ पत्नी की इच्छा, पादरियों के हाथ में उंगली, और मंदिर का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। कोई लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमारी संस्कृति का क्या करना था, इन्हें खात्मा करना था। इन्हें पता था अगर ये अपनी संस्कृति के प्रति वफादार रहे तो हम लंबे समय तक क्या शासन नहीं कर पाएंगे। मंदिर को ईसाई धर्म की प्रधानता स्थापित करने के उद्देश्य से तोड़ा गया। यह घटना फ्रांसीसी शासन में धार्मिक हस्तक्षेप का एक दुर्बल अपवाद थी। बेटा फ्रांसीसी ने कभी भी ऐसा नहीं किया, पर बेटा माननी तो पड़ेगी बात, नहीं मानोगे तो बेटा खाना बाहर का खाना पड़ेगा। डचों की भांति और पुर्तगालियों के विपरीत फ्रांसीसी शक्तियां भारत में सामाजिक और धार्मिक जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती। ये बेटा धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते, सिर्फ अपने व्यापार से मतलब रखते थे। किंतु कहते हैं ना बेटा चांद में भी दाग है, वैसे बेटा फ्रांसीसियों ने भी क्या है अपने ऊपर एक कलंक तो लगा के चले गए इस मंदिर को तोड़ के। जेसुइट पादरी, पांडिचेरी में ईसाई धर्म की प्रधानता स्थापित करना था। और अगर आप चाहते हो बेटा कि आगे इस चैप्टर को करवाया जाए, फटाफट अपने एनएस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।